हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं में मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का चैप्टर 3.4 या प्रश्नावली 3D कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रश्न हल करूं, आपके कुछ शंकाओं का समाधान करता हूं। वो ये है कि आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि सर आप जो प्रश्न हल कर रहे हो वो तो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, हमारी प्रश्नावली में तो पहला प्रश्न कोई और है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कई किताबों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से या आपकी दक्षता की दृष्टि से। तो इसलिए धैर्य बना करके रखिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। इस प्रश्नावली में नहीं तो अगले में, इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे आज की टॉपिक। ये है आपका खूबसूरत सा चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण निकाय kx + 3y = -3 और 12x + ky = -k अनंत अनेक हल होंगे यदि। इसके अनेक हल होंगे यदि। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो लिखा है ये निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय का मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम अकेले से नहीं बनता, कई लोग होते हैं। तो यहाँ दो समीकरण हैं इसलिए इसको कहा गया है निकाय। समीकरण युग्म भी कह सकते हैं। तो डर मत जाना, नहीं तो पेट खराब हो जाए देख के। हाँ, तो अनेक हल कब होते हैं? जब कंडीशन लागू होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू इस साइड लेके आओ, यहाँ कंपेयर मत करो। बहुत से लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो यहाँ -3 कर देंगे, यहाँ -k और कहेंगे 3/k आया। इधर लाओगे तो 3 हो जाएगा, इधर लाओगे तो k हो जाएगा, कहेंगे ये भी 3/k ये भी आ गया, आपका भी आया था, तो मेरा और आपका दोनों सही तो है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन ये इधर लाने वाला ये 100% करेक्ट है और आप यहीं पे कंपेयर करते हो तो 0% करेक्ट है। उत्तर लेके आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप प्रश्न सही से हल कर रहे हो। आ गई बात समझ में? कंपेयर हमेशा इस साइड लाके क्या करो, तो जब इस साइड आएगा तो ये होगा 3 और ये इस साइड आएगा तो होगा k। अब उसके बाद सॉल्व करना है। चलो इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हो। k का गुणा k में करेंगे k², 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 36, वर्गमूल निकालेंगे तो ±6 आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई k की वैल्यू। चलो देखो कहाँ है ये, 3 3 12 6, इसका मतलब ये वाला सही है क्योंकि k की वैल्यू कितनी आई? +-6। अगर यहाँ -6 रहता तो दोनों सही हो जाते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के हैं। कितने हल हैं चेक कर लो। बिल्कुल ऐसे ही सबका मान निकालो। a1/a2 निकालो पहले, तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 6, तो 2/6 मतलब 1/3। b1/b2 निकालो, तो b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5। ये देखो दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब बराबर ना हो तो केवल एक हल होता है। कहाँ है ये? यहाँ। अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, मिला मतलब कुल एक के बात है। आ गई बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण x/a + y/b और ax + by = a² + b² में y का मान है, मतलब हल करना है। लेकिन आपको विकल्प लगाना है, वक्त कम है, तो कैसे करेंगे? देखो, b का गुणा x में कर दो तो होगा bx, a का गुणा y में कर दो तो ay होगा, और इस साइड हो गया 0।
आपको निकालना है y का मान, तो आप यहाँ से x का मान निकाल लो, तो होगा ये a/b इंटू वाई। अब जहाँ x है वहाँ वो रख दो, मस्त आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये सवाल है ax प्लस by इक्वल a² प्लस b²। ax की जगह पर लिख दो a/b इंटू वाई प्लस by इक्वल a² प्लस b²। a का गुणा a में कर दो तो a²y/b प्लस by इक्वल a² प्लस b²। दोनों में देखो y कॉमन है तो ले लो कॉमन, तो यहाँ होगा a², b का गुणा b में करेंगे b²/b इक्वल a² प्लस b²। ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो होगा ये y/b इक्वल 1, तो y इक्वल b आंसर। आगे बात समझ में है कहाँ, ये यहाँ पर है सही। आगे बात समझ में। प्रश्न नंबर 4, दो रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का कोई हल नहीं होता है। तो जब ये कंडीशन लागू हो, देखो ये इधर जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं, इसका मतलब होता है अनेक हल, और इसका मतलब होता है केवल एक हल। आई बात समझ में। तो कहा है कोई हल नहीं, तो है वाला कंडीशन करेक्ट है, छापो। पांचवा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। मतलब पता करना है किसका यूनिक सोल्यूशन, किसका नो सोल्यूशन, किसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ये आपके पास कुल 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्न क्या, 4 खंड कहो तो ज़्यादा ठीक है। इनमें से देखना है कि किसका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, ये फर्स्ट है। और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, ये है सेकंड। सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे a1 बाई a2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3। फिर निकालेंगे b1 बाई b2। तो b1 की वैल्यू है -3, पता है ना y का कोफिशिएंट, और यहाँ b2 की वैल्यू -9, तो होगा ये 1/3। फिर निकालेंगे c1 बाई c2। c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -2, यानी 3/2। क्या पता चला कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 देखो दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2, देखो तीसरा बराबर नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन हो तो इसको कहते हैं कोई हल नहीं। तो ऐसा लिख सकते हैं ये भी कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल 5, फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस 2y इक्वल 8, सेकंड इक्वेशन। यहाँ भी निकालेंगे a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 का मतलब 2/3। b1 बाई b2, तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। c1 बाई c2, तो c1 की वैल्यू 5 मत लेना, कितना लोगे -5, इस साइड 0 करना है, क्या होगा -5। इस साइड आके -8, तो ये होगा 5/8। एक्स्ट्रा स्मार्ट मत बनना कि चलो यही कंपेयर कर लेते हैं 5/8, तो डिंग मारना सही है, वो सही नहीं है आपका। इस साइड ला के -5 -8 करना, तब जो आएगा वो सही है। इधर भी देखो 5/8 ही आएगा दोनों का, लेकिन ये गलत है। इस साइड ला के कंपेयर करना, क्योंकि अगर इस साइड करते हो तो जो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है आप उसके खिलाफ काम करते हो, ये बात दिमाग में रहे। अब यहाँ देखो होगा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या बराबर है, नहीं। और जब शुरुआत के दोनों बराबर ना हो तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। चलो बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल 20, इसका फर्स्ट इक्वेशन। 6x माइनस 10y इक्वल 40, सेकंड इक्वेशन। यहाँ कंपेयर करो a1 बाई a2 की, तो होगा 3/6 इक्वल 1/2।
b1/b2 की बात करो तो -5/-10। x का कोफिशिएंट a1 a2, y का कोफिशिएंट b1 b2, ये होगा 1/2। c1/c2 की बात करो तो 20 इस साइड आएगा तो -20, 40 इस साइड आएगा तो -40, ये भी होगा 1/2। देखो सब बराबर है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और जब सब बराबर हो तो अनेक हल होते हैं। कौन से हल? अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, बात कर लेते हैं चौथे की। तो चौथा है हमारे पास x - 3y - 7 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, और है 3x - 3y - 15 = 0 इक्वेशन सेकंड। यहाँ अगर कंपेयर करो a1/a2 तो आएगा 1/3, b1/b2 तो आएगा -3/-3। देखो कोफिशिएंट ले लेना चिन्ह सहित, तो 1/1 आया। फिर निकाल लेते हैं c1/c2, तो ये है -7/-15। हाँ, इस साइड देखो 0 है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/15। अब यहाँ देखो शुरुआत के दोनों बराबर नहीं हैं, यानी लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। आ गई बात समझ में? इसका मतलब देखो सेकंड वाला अद्वितीय हल का है, एक ये और एक ये। फिर अब आगे प्रश्न कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, मतलब जिसका जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो छापो तो पहले इसको। तो अब जो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे उसमें दूसरा और चौथा है, तो पहले दूसरे को जरा यहाँ लिखें। दूसरा हमारे पास 2x + 2x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x + 2y = 8 इक्वेशन सेकंड। लेकिन वज्र गुणन में मैं आपको एक सावधानी बताऊं जो अक्सर लोगों के निगाह से चूक जाता है, वो ये है। देखो मैं हर बार क्यों कहता हूं इसको इस साइड लाके कंपेयर करो। अगर देखो यही प्रश्न ऐसा है और यही प्रश्न आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। देखो दोनों हैं, आप कहोगे चाहे इसे लगाओ चाहे इसे लगाओ, दोनों से उत्तर आएगा, तो ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है। लेकिन वज्र गुणन विधि में अगर ऐसा है तो आपको ये लिखना पड़ता है x y - 1। आ गई बात समझ में? अगर ऐसा है तो आपको लिखना है x y और 1। यहीं पे आके बड़े बड़े विद्वान गलती कर जाते हैं। जब इस साइड का मतलब एक पक्ष पूरा 0 हो जाए तो आपको 1 लेना है, और अगर एक पक्ष में आपके अचर पद बचा हुआ है, कांस्टेंट टर्म है, तो आप -1 लेना। तो जब भी इस साइड आपको मिले 0 एक पक्ष में तो आप 1 लेना, और अगर आपको एक पक्ष में कांस्टेंट टर्म और एक पक्ष में वेरिएबल यानी चर राशि मिलती है तो -1 लेना, अन्यथा आपका प्रश्न 100% गलत हो जाएगा। तो फिर उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ गलती करते हैं बड़े बड़े अक्लमंद लोग, वो ये है कि वो लोग इस पर भी 1 लगा देते हैं, इस पर भी 1 लगा देते हैं, या विद्यालय ने -1 रटा दिया तो यहाँ भी -1 यूज कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। आपका जो मेन इक्वेशन है वो है ax + by + c है, तो आप क्यों नहीं हर बार समीकरण को ऐसा कर लेते हो लगाने से? तो आप क्या करते हो, सी को उस साइड मतलब लिख के ऐसा उसको करते हो ax + by = -c। तो जब आपने समीकरण में -c साइड कर दिया तो आपको इस साइड -1 करना होगा। तो अगर आप ऐसा प्रश्न हल कर रहे हो जिसमें कांस्टेंट टर्म दूसरे पक्ष में हो तो वहाँ वज्र गुणन में लगाते समय x y -1 का यूज करना, और अगर एक पक्ष उसका 0 है और 3 के तीनों एक ही ओर है तो वहाँ 1 यूज करना। अभी देखो यहाँ 2 प्रश्न है, देखो ये आपका दूसरा है इससे मैचिंग करता हुआ और चौथा है उससे मैचिंग करता हुआ। अभी मैं दोनों से आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए लगाते हैं। मेरे ख्याल से बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ सबसे पहले निशानात बनाते हैं, और बड़ा मस्त तरीका है ये, हमको तो सबसे ज़्यादा पसंद है। शुरुआत ऐसे करते हैं, देखो ये y से ऐसे, पहले y को लिखेंगे फिर अचर पद को लिखेंगे फिर x को। तो y का कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, पहुँच गए अचर पद पे 5 8, ये हो गया ये हो गया, ऐसे घूम घूम के कहाँ पहुँच गए x पे, यहाँ 2 यहाँ 3। अब शुरुआत जिससे किए थे वही उठा के यहाँ रख दो,
आ गई बात समझ में। यक्स वाई -1 लिखोगे कब, जब इधर अचर पद होगा। तो अब यहाँ देखो ये हो गया एक्स बाई, वज्र गुणा में ऐसे गुणा करते हैं, 1 का गुणा 8 में 8, और इधर से जाते समय माइनस ले लेते हैं, 2 पंचे 10, वाई बाई 5 तियाँ 15, 8 दूनी 16, जाते समय माइनस ले लेना, फिर इधर ऋण 1 बटे 2 दूनी 4, 3 एकन्ने 3, तो ये हो गया x बटे 10 में से 8 जाएगा ऋण 2, y बटे 16 में से 15 जाएगा तो ऋण 1, ऋण 1 बटे 4 में से 3 जाएगा 1। तो एक बार x की वैल्यू निकालोगे तो -2 का -1 में गुणा हो जाएगा तो आएगा 2, y की वैल्यू निकालोगे तो -1 का -1 में गुणा होके आएगा 1। लेकिन चलो वो भी बता देता हूँ, अगर इस साइड -5 रहता यानी यही इक्वेशन होता 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0, तब आपको क्या क्या लिखना था, x, y और 1 लिखना था। अभी देखना कैसे आता है आंसर। ये ऐसे y से शुरू करेंगे, देखना सवाल पे ये मत बनाने लगना, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो y से करेंगे 1 2, फिर आएंगे -5 - 8 चिन्ह समेत, फिर यहाँ आएंगे 2 और 3, फिर जो शुरुआत में वही अंत में 1 और 2। ये हो गया x बाई, देखो 1 का गुणा -8 में -8, इधर से जाते समय माइनस लेना है, 2 पंचे 10, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y बटे 5 तियाँ 15, 8 दूनी 16, पहले से माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, और फिर 1/2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 1 में 3। ये हो गया x बटे 10 में से 8 जाएगा 2, y बटे 16 में से 15 जाएगा 1, और यहाँ 1 बटे 1, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। देखो दोनों आंसर सेम आया, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, तो यहीं आगे लोग चूक जाते हैं, गलती कर देते हैं। चौथा प्रश्न, x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। वज्र गुणन से हल करना है। देखो यहाँ तीनों एक दिशा में है, एक ही ओर है, मतलब एक पक्ष में, तो 1 यूज करेंगे, तो लिखेंगे x y 1, 3 बार क्रॉस, खतरनाक, खतरे का निशान इसको कहते हैं ना। शुरुआत y से करना है -3, फिर यहाँ आना है -7 - 15, फिर यहाँ आना है 1 3, फिर जिससे शुरू उसी पे ख़त्म। ये हो गया x बाई 15 तियाँ 45, तो दोनों माइनस, तो 45 प्लस में, इस साइड जाके 7 तियाँ 21, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक माइनस हम पहले से लगाएंगे, तो ये होगा -1। आई बात समझ में कैसे है। देखो ये होगा माइनस लगाएंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, -3 - 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर हो गया y बाई -7 का गुणा 3 में -21, इधर से जाते समय माइनस लेना, 1 ठो पहले से है, तो ये आएगा 15 एकन्ने 15, 1 बटे 3 एकन्ने 3, इधर से जाके माइनस लेना तो प्लस हो जाएगा, 3 तियाँ 9। ये होगा 1 बटे, चलो एक आध बार और हल कर लेते हैं, तो ये होगा x बटे 25, ये 45 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 24, y बटे 21 में से 15 घटाएंगे तो ऋण 6, 1 बटे 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो x बराबर होगा 24, यहाँ के पहुँच जाएगा, ऐसे लिखोगे, देखो x बाई 24 बराबर 1 बटे 6, और y बटे ऋण 6 बराबर 1 बटे 6, ऐसा कर सकते हो। तो ये होगा x बराबर 24 बटे 6 बराबर 4, x का मान निकल गया, और y बराबर होगा ऋण 6 बटे 6, इधर इसका गुणा करोगे अब, तो y बराबर आएगा ऋण 1, तो वैल्यू निकल गई, x बराबर 4, y बराबर ऋण 1, रख के चेक कर सकते हो, कहीं भी रख लो, x बराबर 4, y का मान ऋण 1 लेना है तो धन 3 हो जाएगा, ऋण 7 पहले से ख़त्म, यहाँ रखोगे तो 3 चौको 12, यहाँ रखोगे तो 3 एकन्ने 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 3 15 में से 15 जाएगा, खल्लास। आई बात समझ में। तो यही गलतियाँ करते हैं, यही गलतियाँ सुधार है।
वो ये है कि अगर सब लोग एक तरफ होंगे तो 1 लगाएंगे, अगर ये उस साइड होगा तो -1 लगाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सबको एक साइड रखने के बाद ही हल करो, इधर उधर की झंझट नहीं, सबको एक साइड कर लो, सुकून से हल करो इधर 1 का इस्तेमाल करके। तो छापो, लगाते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट या क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें बताना है आपको कि अनेक हल कब होंगे। ज़रा इनको लिखो, 2x + 3y, ज़रा -7 को इधर लिख लो तो -7 = 0, ये हो गया फर्स्ट। और a - b × x + a + b × y रहेगा, -3a + b - 2, ये पूरा इस साइड लाओगे तो =0। इक्वेशन सेकंड। अब अनेक हल होना है तो लिखेंगे अनेक हल के लिए, क्या लिखेंगे? अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। रख दो सब की वैल्यू, a1 की वैल्यू ऐसे मतलब ये गुणांकों का कंपेयर करते हुए आना है। तो x की जो यहाँ कोफिशिएंट है वो 2, यहाँ है a - b इक्वल, यहाँ 3 है, यहाँ है a + b, यहाँ है -7 और इधर है -3 + b, 3a + b - 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया ख़त्म। अब उसके बाद इन्हें हल करना है। एक बार इसको इसके साथ कर दो, तो जब गुणा करोगे तिरछा तो होगा ये 2, 3a + b - 2 बराबर होगा 7a - b। और एक होगा जब इसका इधर गुणा करोगे तो होगा 3a + b - 2 = 7a + b, ये हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग 7a को इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा -a, क्योंकि 7a इस साइड आके घटेगा तो 2b में ये -7 भी जुटेगा तो होगा ये 9b और -4 = 0, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ ये होगा 3 × 3 = 9a + 3b - 3 दूनी 6 बराबर 7a + 7b। यहाँ क्या होगा, जब 7a आके घटेगा 9a में से तो बचेगा 2a, और 3b में 7b आके घटेगा तो बचेगा -4b और -6 = 0। अब अगर यहाँ हम a से भाग मतलब 2 से भाग कर दें, भाग हो सकता है ना, तो होगा a - 2b - 3 = 0। इक्वेशन मान लो जैसे थर्ड हो गया और ये फोर्थ। अब आपके पास 2 समीकरण है, a और b निकालना है तो विलोपन विधि से लगा दो। देखो क्योंकि a का गुणांक बराबर है, तो पहला है -a + 9b - 4 = 0, ये थर्ड है, और a - 2b - 3b, 3b नहीं 3 = 0, ये इक्वेशन फोर्थ है। जोड़ दोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 4 3 7 = 0, तो यहाँ से 7b = 7, b = हो जाएगा 1। किसी में रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी, चलो थर्ड में रख देते हैं, या थर्ड में, चलो थर्ड में b = 1 रखने पर तो होगा -a + 9 × b की जगह 1 -4 = 0, 9 करने में 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो -a + 5 = 0, तो -a = -5, a = 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, यहाँ लिखेंगे। इसलिए a = 5, b = 1। दूसरा, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होता है, जानते हो, लेकिन पहले ज़रा इसको सही सलामत लिखो। 3x + y - 1 = इक्वेशन फर्स्ट, 2k - 1 × x + k - 1 × y माइनस, सारा इस साइड उठा लाओ, 2k + 1 = 0, इक्वेशन
सेकंड। कोई हल नहीं है तो यहाँ ऐसा लिखेंगे, चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है इसलिए a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। कोई हल नहीं में यही कंडीशन लगता है। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 नॉट इक्वल c1 की वैल्यू माइनस 1, c2 की वैल्यू ये पूरा है -2k, ये -2k प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आप क्या करो कि इन्हीं दो को लेके हल कर दो। जैसे मान लो इन दोनों को लेके हल कर देते हैं अब, तो होगा ये 3/2k माइनस 1 इक्वल 1/k माइनस 1। गुणा करो, 3 का गुणा k में 3k माइनस 3 इक्वल, इस साइड गुणा करोगे तो होगा ये 2k माइनस 1, 2k इस साइड आके घटेगा तो होगा 3k माइनस 2k इक्वल होगा -1, -3 उस साइड जाएगा तो +3, 3 में से 2 घटाएंगे तो केवल k बचेगा, 3 में से घटाएंगे तो 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। छाप लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो? मतलब दो इक्वेशन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन से और वज्रगुणन से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फिर बताना कौन अधिक उपयुक्त है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अच्छा क्या लगता है। फिलहाल लगाते हैं इसको, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन को लिख लो, 8x + 5y -9 इक्वल 0। ऐसा कर लेना, हाँ हरदम ये काम कर लेना। वैसे लगाओगे तब भी आएगा, लेकिन ज़रा अच्छे से काम करो। 3x + 2y -4 इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो जानते हो कैसे करते हैं। पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चाहे जिससे निकाल लो। चलो लिख लेते हैं, जैसे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 8x + 5y -9 इक्वल 0। यहाँ से होगा 8x इक्वल -9 उस साइड जाके +9, 5y उस साइड जाके -5y। यहाँ से x इक्वल होगा 9 - 5y/8। मान लो इक्वेशन थर्ड। अब इस वाले x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये होगा 3x की जगह पे 9 - 5y/8 + 2y -4 इक्वल 0। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15y हो जाएगा। नीचे 8 का इस साइड गुणा करोगे तो 8 दूनी 16y, नीचे 8 -4 इक्वल 0। कैसे हुआ देखो, 3 का गुणा 9 में 27, 3 का गुणा 5 में 15, और हर बराबर करने के लिए 8 से इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 27, 16 में से 15 जाएगा, 1 आएगा यानी प्लस रहेगा। और 8 का गुणा इस साइड करेंगे तो 8 चौक को 32, और सबके बटे हो गया 8 बराबर 0। 8 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। 27 में से 32 घटाएंगे तो -5 + y इक्वल 0, तो y इक्वल हो गया 5। तो y का मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रखो, लेकिन थर्ड ज़्यादा रहता है। अच्छा, थर्ड में रखने पर तो x इक्वल होगा 9 - 5 इंटू वाई की जगह भी 5/8 हो गया 9, 5 × 25 बटे 8। 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा ऋण 16/8 बराबर ऋण 2। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर ऋण 2, y बराबर 5। रख के चेक भी कर सकते हो, जैसे y बराबर 5 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। फिर रखना है आपको x का मान ऋण 2, तो 2 × 3 = 6। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा ये बराबर आपका। तो अब हम लोग लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो कैसे लगाते हैं, x y और 1 लेते हैं जब उसका ये पक्ष हो 0। फिर उसके बाद 3 खतरों का निशान, शुरुआत y से करना है, तो पहले 5 और
2, फिर ऋण 9 और ऋण 4, और फिर 8 और फिर 3, जो शुरू वही अंत। ये बात तो मालूम है। हो जाएगा x बटे 5 चौक को 20, इधर से दोनों 18, माइनस पहले से है, एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। y बटे 9 तियाँ 27, 4 अट्ठे 32, इधर से जा रहा है, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 बटे 8 दूनी 16, 5 तियाँ 15, ये हो गया x बटे 20 में से 18 घटाएंगे ऋण 2, y बटे 32 में से माइनस 27 घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे 1, तो यहाँ से होगा x माइनस 2 इक्वल 1 और y बाई 5 इक्वल 1, तो x इक्वल हो गया -2, y इक्वल हो गया 5। अब आपको क्या अच्छा लग रहा है आप लिख देना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पसंद है या फिर प्रतिस्थापन। तो दोनों विधियों से हो गया प्रश्न आपका हल। समझ गए तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 8, a के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ay इक्वल 1 और 3x माइनस 5y इक्वल 7 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं और अनेक हल हैं। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। यह 2x प्लस ay, ज़रा इसको इस साइड लिख लो, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और है एक 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल 0 इक्वेशन सेकंड। पहला कंडीशन क्या लेना है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो वैल्यू रख दो, चलो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू -5। गुणा कर दो तो इधर होगा 3a नॉट इक्वल 5 दूनी 10, तो a इक्वल होगा, a नॉट इक्वल होगा -10/3। इसका हो गया आंसर। दूसरा कहा है कोई हल ना हो, तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो a1 की जगह पे क्या लिखना है 2, a2 की जगह 3 इक्वल b1 की जगह पे a, b2 की जगह पे -5 नॉट इक्वल c1 की जगह पे -1 और c2 की जगह पे -7। तो आपका इन्हीं दोनों से काम बन जाएगा। तो गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा 3a इक्वल -5 दूनी 10, तो a इक्वल होगा -10/3। यानी कोई हल कब नहीं होगा, जब a का मान इतना होगा। एक ही हल होगा जब a का मान -10/3 के बराबर नहीं होगा। फिर है अगला अनेक हल। तो अनेक हल कब होंगे, जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो फिर से वही वैल्यू 2/3 इक्वल a बाई -5 इक्वल -1/7। तो पहले इन दोनों को जब हल करोगे तो क्या होगा, देखो -10 बराबर 3a। इन दोनों को हल, पहले ये माइनस माइनस तो हो गया ख़त्म, ये होगा 7a इक्वल -5। तो यहाँ से a इक्वल हो गया -10/3 और a इक्वल हो गया -5/7। तो अगर ये दोनों वैल्यू आएंगे तो अनेक हल होंगे, और ये वैल्यू रहेगा तो कोई यहाँ पे केवल एक हल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगर हाँ तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए समीकरण निकाय cx प्लस 3y इक्वल c-3 और 12x प्लस cy इक्वल c के अनंत हल होंगे, और इस मान को भी ज्ञात करो। तो पहले जरा समीकरण को लिख लो, वह cx प्लस 3y माइनस इस साइड आएगा तो होगा c-3, ये पूरा आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन को जरा लिखो, 12x प्लस cy माइनस c इक्वल 0 इक्वेशन सेकंड। अब अनेक हल होंगे कब, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हों तब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनंतः अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2।
A1 की वैल्यू यहाँ C है, A2 की वैल्यू 12 है, इक्वल B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू C है, इक्वल -C-3 हो गया C1 की वैल्यू और -C हो गया C2 की वैल्यू। तो यहाँ से एक बार ये दोनों बराबर होंगे, देखो C/12 इक्वल 3/C से लगाओगे तब भी आपका प्रश्न आएगा। आप ये माइनस और ये माइनस देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3/C इक्वल C माइनस 3/C, इससे लगाओगे तब भी आएगा, इन दोनों से लगाओगे तब भी आएगा, यानी C/12 इक्वल C माइनस 3/C। आप चाहे जिससे लगाओगे तो आपका प्रश्न आएगा, लेकिन अलग अलग प्रश्नों का उत्तर आएगा। एक बात जाने रहना, जैसे इधर से C का गुणा C में करोगे तो C स्क्वायर 12×3 36, तो यहाँ से C इक्वल हो गया +-6। इसको हल करोगे C का गुणा 3 में 3C इक्वल C का गुणा C में करोगे C स्क्वायर -3C, ये -3 इस साइड आएगा तो होगा 6C इक्वल C स्क्वायर, इसको इस साइड लाओगे तो होगा C स्क्वायर -6C इक्वल 0, C कॉमन ले लेंगे तो C -6 इक्वल 0, तो एक बार C की वैल्यू 0 होगी और एक बार C की वैल्यू 6, यानी या तो C का मान 0 होगा या फिर 6 होगा। यहाँ से इसको हल करोगे तो होगा C स्क्वायर इक्वल 12C माइनस 36। अब उसके बाद इन सबको इस साइड लेके आओ, सबको इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा, देखो ये होगा C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 36 इक्वल 0, तो ये है C माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो यहाँ से C इक्वल होगा 6। तो या तो C की वैल्यू +6 होगी या फिर -6 होगी या फिर 0 होगी, तो लिखेंगे इसलिए अनेक हल के लिए C इक्वल 6, C इक्वल -6 और C इक्वल 0 हो सकता है। आई बात समझ में? अगर आप ये दोनों कंपेयर करोगे तो +-6 आएगा, ये दोनों कंपेयर करोगे तो 0 और 6 आएगा, इस दोनों को कंपेयर करोगे तो 6 आएगा। तो आप किसी एक को कंपेयर करके प्रश्न को हल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप अगर आ गया है तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न कहा है कि पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर अगर ये हल होने लायक है, मतलब अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 ये ना है, ऐसा ना हो तो हल करो, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, ये समांतर, और समांतर में हल नहीं होता। तो अगर ये कंडीशन नहीं आएगा तो आपको हल करना है। तो पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए देता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी बी 26 दिन के भोजन के लिए 1180 अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको जो दो चीज़ निकालना उस पर फोकस करो। सबसे पहले मान लेंगे कि माना नियत व्यय बराबर x रुपये प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मान लो ये है y रुपये। पहला कंडीशन यानी प्रथम शर्त दिया है, प्रथम शर्त ये है कि 20 दिन का भोजन है 1000 में, तो x प्लस 1 दिन का भोजन y में, तो 20 दिन का 20y बराबर 1000। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त वो ये है कि 26 दिन का भोजन 1180 में है, तो फिक्स तो x रहेगा प्लस 26 दिन का 1180। इक्वेशन सेकंड। अब कह रहा है इसको हल करो, तो समीकरण तो बन गया, कर हल करो जिस विधि से अच्छा लगे। तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट बराबर है तो विलोपन ज़्यादा ठीक रहेगा। कह रहा किसी भी बीजगणितीय विधि से, तो विलोपन वज्रगुणन प्रतिस्थापन जो मर्जी कहेगा उससे हम इसको लगाएंगे विलोपन से। तो यहाँ x प्लस 20y इक्वल 1000 फर्स्ट, x प्लस 26y इक्वल 1180 इक्वेशन सेकंड। आगे लिख देना घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो x खत्म, 26 में से 20 जाएगा ऋण 6, y 1180 में से 1000 घटाएंगे तो आएगा ऋण 180, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा
30, किसी में रख दो, फर्स्ट सेकंड कहीं भी लिखोगे। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर तो रखोगे तो होगा x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। 20 या 60 600 हो गया, तो उस साइड जाके घटा दो, बराबर 400 रुपये। तो यहाँ लिख सकते हो इसलिए कि अतः नियत व्यय है 400 रुपये, आपको फिक्स देना पड़ेगा। उसके बाद डेली का आपको 30 रुपया भोजन का देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। यदि हाँ तो उतार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त क्या है, जब अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश x था उसमें से 1 घटा दिया, हर में कुछ नहीं करना, तो भिन्न का मान हो गया 1/3। 3 का गुणा x में 3x माइनस 3 = y। इसको ऐसा लिखो तो 3x माइनस y माइनस 3 = 0। समीकरण सेकंड। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त, वो ये है कि जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी x पहले से था, हर y है, इसमें 8 जोड़ दो तो हो जाता है 1/4। गुणा करो 4 का गुणा x में तो 4x, y का गुणा 1 में तो होगा y + 8। सबको एक साइड ले लो तो होगा 4x माइनस y माइनस 8 = 0। इक्वेशन सेकंड। देखो प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन 40 से लगाना है आपको। कैसे लगाओगे, देखो यहाँ भी -y यहाँ भी -y, कोफिशिएंट बराबर है तो विलोपन ठीक रहता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि देखो चिन्ह भी बराबर है, चिन्ह बराबर गुणांक बराबर तो घटाते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 है हमारे पास 3x माइनस y माइनस 3 = 0, और 4x माइनस y माइनस 8 = 0। सेकंड, माइनस प्लस प्लस, y कैंसिल, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा -x, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा = 0, -x = -5, तो x इक्वल हो गया 5। किसी में भी मान रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 है हमारे पास 3x माइनस y माइनस 3 = 0 हो गया, 3x की जगह 5 माइनस y माइनस 3 = 0 हो गया, 3 × 5 = 15, 15 में से 3 जाएगा 12, माइनस y + 12 = 0, तो y इक्वल हो जाएगा 12। लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x/y बराबर 5/12। आप चेक भी कर सकते हो। देखो पहला कंडीशन क्या है, जब अंश से 1 घटाया जाता है तो 5/12 तो पहले से है, अब 5 में 1 घटा दोगे तो 4/12 हो जाएगा, यानी 4 × 3 = 12, 1/3 हो गया। अगर हम हर में 8 जोड़ दें तो 5/12 पहले से, हर में 8 जोड़ेंगे तो 5/20 हो जाएगा, और 5 चौको 20। तो देखो दोनों कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आ गया समझ में तो उतार दीजिए इसको। नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो यश को 50 अंक मिलते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो इसमें हमने मान लिया कि शुद्ध उत्तरों की संख्या x, अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। तो पहला कंडीशन क्या है कि सही पर उसको 3 नंबर मिला तो 3x, 1 नंबर काटा गया तो -y हो जाएगा =40। दूसरा कंडीशन है सही पे 4 अंक मिला और गलत करने पे 2 अंक काट दिया गया, तो काटा गया तो माइनस हो गया, तो इसको मिला 50 नंबर। तो फिर इसमें 2 से भाग कर सकते हैं तो होगा 2x - y = 25। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट बराबर है तो हम लोग इसको विलोपन से लगाएंगे। लगाने के बाद x की वैल्यू 15 आई और y की 5, तो कुल प्रश्न बराबर होगा, सही प्लस गलत दोनों होगा क्योंकि पूरा का पूरा टेस्ट में था। तो 15 + 5 = 20। ये है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं।
यदि दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो कि ऐसे 2 स्थान है, एक है ए और एक है बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। पहला प्रश्न कहा दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बी इधर चले और ए भी इधर चले, या एक कंडीशन हो सकता है कि ए इधर चले और बी भी इधर चले, तो इसको कहेंगे एक ही दिशा। लेकिन अगर ऐसा चलते हैं, मान लो ए इधर जा रहा है बी इधर, तो यहाँ पे ए की चाल ज़्यादा होगी तभी ये जाके इसको मिलेगा। इस साइड आएंगे तो यहाँ पे बी की चाल ज़्यादा होगी तभी आके इसको मिलेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि ए इधर जा रहा है बी उधर जा रहा है, तो यहाँ पे चाल बड़ी किसकी होगी ए की, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पीछे है ना, इसको उसे पकड़ने के लिए अपनी चाल इसको बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो जब इस साइड दोनों जाएंगे तो मान लो ये 100 है और बी यहाँ पे पहुँचा है, तब जाके ए ने उसको पकड़ लिया। तो बताओ ए इतना ज़्यादा चला और बी इतना चला, तो जब दोनों की दूरी घटा दोगे तो यही तो बचेगा, यानी 100 बचेगा। तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे सबसे पहले कि माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम शर्त है 5 घंटे में मिलते हैं, तो 5 घंटे में ए वाला कितना चलेगा 5x, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, और y ये बी वाला कितना चलेगा 5y, और दोनों के बीच में गैप कितने किलोमीटर का होना चाहिए 100 किलोमीटर का। आई बात समझ में, क्योंकि बी यहाँ से यहाँ तक गया 5 घंटे में, ए यहाँ से यहाँ तक गया, तो ए वाली दूरी में से बी वाली दूरी घटाएंगे तो 100 किलोमीटर आएगा। अब यहाँ पे 5 से हम लोग अगर भाग करें तो होगा x माइनस वाई इक्वल 20, समीकरण नंबर 1। फिर है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है कि जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो सोचो मान लो ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आया, दोनों आके मिल गए और एक ही घंटे में मिले हैं, तो दोनों दूरी जोड़ के कितना होगा 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में पहला चलेगा x, दूसरा चलेगा 1 घंटे में y, दोनों मिला के 100, इक्वेशन सेकंड। अब इसको विलोपन से लगा सकते हैं, तो जब विलोपन से लगाएंगे देखो गुणांक बराबर है, तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ोगे तो y खत्म, घटाओगे तो x खत्म। तो चलो जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। x माइनस वाई इक्वल 20 फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल 100 सेकंड है, जोड़ोगे y y कैंसिल तो 2x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कहीं भी रख दो, जैसे सेकंड में रख दे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो होगा ये 60 प्लस y बराबर 100, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 100 ऋण 60 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या होगा लिखेंगे, आता है दोनों कारों की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कामा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आ गई बात आपको समझ में। अगर मान लो b इधर आता a इधर आता, तब b की चाल 60 होती, a की 40, तो जो पीछे से उसका पीछा करते हुए जा रहा है उसकी चाल ज़्यादा होगी, जो आगे उसकी चाल कम होगी। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अगर आ गया है तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। दूसरा कंडीशन है अगर लंबाई 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई 2 इकाई कम करें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, और मान लेते हैं आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो यहाँ प्रथम शर्त क्या होगा, वो होगा x प्लस, यहाँ पे प्रथम शर्त क्या होगा, लंबाई 5 इकाई कम कर रहे हैं तो होगा x माइनस 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो यानी ये होगा y प्लस 3।
अब ये एक होगा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम है। लंबाई में 5 कम करना पड़ा, चौड़ाई में 3 जोड़ना पड़ा, तो एक क्षेत्रफल बनेगा। और यह क्षेत्रफल पहले वाले से 9 कम है क्योंकि पहले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी XY होगा। हल करो, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल XY माइनस 9। XY कट जाएगा, होगा 3x माइनस 5y। 9 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, तो होगा -6 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त है, अगर इसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएं तो क्षेत्रफल पहले से 67 अधिक हो जाता है। देखो लिखा है लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ाएं तब, तो ये होगा XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल XY प्लस 67। देखो x का गुणा y में XY, x का गुणा 2 में 2x, 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 2 में 6। XY खत्म हो जाएगा तो ये होगा 2x प्लस 3y। 67 इस साइड आके घटेगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा -61 इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड। चाहे जिससे लगा दो, चलो वज्रगुणन से लगाते हैं। XY 1 कब लेते हैं, जब इस साइड 0 हो। 3 बार ये निशान खतरों वाला। शुरुआत y से करना, यहाँ -5, यहाँ है 3। फिर आना है y के बाद अचर पद पे, तो यहाँ -6, यहाँ पे -61। फिर आना है x पे, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2। फिर जैसे शुरू उसी पे ख़त्म कर देना। तो ये होगा XY माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 करने 5, 5 छक 30, 305। इधर से जाके माइनस लेना, एक माइनस पहले से, 6 18 इक्वल y बटे 2 छक 12 माइनस में, और 61 में 3 का गुणा करोगे तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। 3 करने 3, 3 छक 18 इक्वल 1 बटे 3 तिहाई 9। इधर से जाके माइनस लेना है तो एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x बटे, जोड़ लो इसको, तो ये होगा 323 इक्वल y बटे, इसको घट जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 171 इक्वल 1 बटे 10 9 19। एक बार x बराबर होगा 323 बटे 19 और y बराबर होगा 171 बटे 19। यहाँ से x बराबर होगा 19 सेकंड में 19 और उसके बाद बचेगा 13, 19 सत्ते 133। y बराबर हो जाएगा 19 9 171। तो यहाँ से लंबाई हो गया 17 वर्ग इकाई और चौड़ाई हो गया 9 वर्ग इकाई। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस प्रश्न को लगाएंगे। चलो एक में लगा के हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। यहाँ लंबाई आया है 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आएगा। चौड़ाई आया है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 बरही में 144। यहाँ देखो, यहाँ लंबाई अगर ले लो 17 और यहाँ 9, तो 17 होगा, 17 9 होता है 153 और माइनस 9, तो 153 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 144। यहाँ सेटिस्फाई हो गया। यहाँ रख के देख सकते हो, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 220 हो गया। यहाँ होगा 17 9 153, 153 प्लस 67 है, 7 3 10, 6 5 11 12 1 1 2। देखो इसका भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लीजिए। ये था आज का प्रश्नावली 3D या 3.4 कह सकते हो, जिसका संपूर्ण हल। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर कोई समस्या या सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।